चार। बलदेव राज भाटिया एक दवा फैक्ट्री का मालिक था। फैक्ट्री मालवीय नगर इलाके में स्थित थी। उसका जनरल मैनेजर उसका अपना बेटा संजय भाटिया था। वो किसी डीलिंग के सिलसिले में पिछले 3 दिन से बाहर गया हुआ था। उसे आज हर हालत में वापस लौट आना था। बेटे की गैर हाजिरी की वजह से बलदेव राज भाटिया पर काम का बोझ कुछ ज़्यादा ही था। इसलिए वो 2:30 बजे के लगभग फारिग हुआ। लंच पर जाने के इरादे से वो अभी अपनी कुर्सी से उठा ही था कि जैसे अचानक से केबिन में भूचाल सा आ गया। उसके केबिन का दरवाज़ा खोलकर संजय भाटिया ठीक किसी तूफान के से अंदाज से अंदर दाखिल हुआ। बलदेव राज चौंका। उसने सख्त हैरानी से अपने बेटे की तरफ देखा। संजय भाटिया का चेहरा बुरी तरीके से भभक रहा था। जबड़े भींचे हुए थे। तो आप हैं साहबजादे? बलदेव राज एक गहरी सांस लेकर बोला। ऐसी धमाकेदार एंट्री करने वाला सुरमा आप ही हैं? ये मैं क्या सुन रहा हूँ डैड? संजय गुर्राया। जब आप बताएंगे ही नहीं तो भला मुझे कैसे मालूम होगा कि आपने क्या सुना है? भाटिया बेहद ही मीठे स्वर में बोला। कल रात किसी ने आपकी जान लेने की कोशिश की है। भाटिया की आंखों में एक चुभन सी आकर ठहर गई। वो धम से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मेरे सवालों का जवाब दीजिए डैड। संजय का भभकता स्वर लो। भाटिया मेज पर रखा पानी से भरा गिलास उठाकर उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला। ठंडा पानी पियो। बात को घुमाने की कोशिश मत कीजिए डैड। संजय बेफिक्र बोला। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ उसका ठीक ठीक जवाब दीजिए। भाटिया ने गिलास वापस मेज पर रखने के बाद अपने बेटे की तरफ देखा और गंभीर स्वर में बोला। बैठो तो। संजय इस तरह ढेर हुआ कि कुर्सी की चूलें तक हिल गईं। बैठ गया। फिर वो भाटिया को देखकर बोला। अब कहिए, बल्कि मुझे उस हरामजादे का नाम बताइए जिसने आप पर हमला करने की जरूरत की। जानने के बाद आप क्या करोगे? भाटिया ने अपनी जेब से पैकेट और लाइटर निकाला था तथा एक सिगरेट सुलगाते हुए पूछा। यह भी कोई पूछने वाली बात है? संजय के जबड़े भींचते हुए चले गए। मैं उस हरामजादे के टुकड़े टुकड़े करके गटर में बहा दूंगा। उससे क्या होगा? भाटिया ने सिगरेट में कश लगाया। ये क्या सवाल हुआ डैड? संजय झुंझला कर बोला। सवाल तो है। भाटिया एक पल रुककर पुनः बोला। मैं आपसे पूछता हूँ साहबजादे, एक मामूली प्यादे को मारकर क्या कोई खिलाड़ी बाजी जीतने का दावा कर सकता है? संजय कुछ भी ना समझने पाने वाले भाव से उसे देखने लगा। किसी विशाल पेड़ की भाटिया आगे बोला। किसी विशाल पेड़ की कोई मामूली टहनी काट कर क्या कोई पेड़ को समूल मिटा डालने का दावा कर सकता है साहबजादे? लेकिन डैडी, संजय बुरी तरह से भन्नाया हुआ था। हमारी बातों के बीच में ये बिसात और पेड़ कहाँ से आ गए? वैसे ही जैसे मेरा कत्ल करने के इरादे से कल एक प्यादा मेरे बेडरूम में घुस आया था। और देखो, भड़कने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त वो हवालात की हवा खा रहा है। पुलिस उसकी काफ़ी अच्छी खातिरदारी कर रही है। कुछ बक्कर नहीं दिया हरामजादे ने। उसने बताया नहीं कि वो क्यों आपका कत्ल करना चाहता था। बताए तो जब उसे खुद कुछ मालूम हो। जी। संजय के चेहरे पर उलझन के भाव आए। इसलिए तो मैंने उसे प्यादा कहा। भाटिया ने ढेर सारा धुआं उगला। बिसात और बाजी का जिक्र किया। मैं कुछ समझा नहीं डैड। ज़्यादा समझदारी दिखाकर आपको अपने दिमाग की तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं है साहबजादे। लेकिन फिर भी फ़िलहाल इतना ही समझ लो कि इस शहर में दोस्तों की तरह मेरे दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं है। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो किसी भी सूरत मुझे ज़िंदा देखना नहीं चाहते। मैं ये भी जानता हूँ कि उनमें सीधे सीधे मुझ पर वार करने का हौसला नहीं है। इसलिए उन्होंने पैंतरा बदल दिया है। वो ज़िंदगी और मौत की बिसात बिछाकर जीते जागते मोहरों से मेरे साथ शहर और मौत का खेल खेलना चाहते हैं। संजय खामोश था। लेकिन भाटिया के शांत चेहरे पर एक तेज हलचल सी नजर आई। वो अपने एक शब्द चबाता हुआ बोला। उन नादानों का ये नहीं पता कि बलदेव राज भाटिया शतरंज के खेल का बहुत पुराना खिलाड़ी है।
उसे मात देना इतना आसान नहीं। मैं समझ गया। संजय के चेहरे पर एक बार फिर कठोरता सिमटने लगी। मेरे समझ में आ गया डैड। क्या क्या समझ में आ गया तुम्हारे? भाटिया ने हड़बड़ाकर अपने बेटे की तरफ देखा। ये काम ज़रूर उन्हीं तीनों कमीनों का है जो। खबरदार! बलदेव राज भाटिया उसकी बात काटकर जख्मी सांप की तरफ पुकारा। खबरदार संजय, उन तीनों पर कोई बेजा इल्ज़ाम नहीं लगाओगे। डैड! संजय विस्मय से चीख पड़ा। भाटिया अपनी उखड़ी हुई सांसों को काबू में करने लगा। उसने अपने हाथ में कड़ी पकड़े सिगरेट स्ट्रे में मसल दी। जिन लोगों की आप हिमायत ले रहे हैं, भाटिया को सहज देख संजय ने कहा, वे लोग आज की तारीख में आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपकी दौलत और अपने हक को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आपके साथ साथ मेरा भी कत्ल कर सकते हैं। मैं नहीं मानता। भाटिया ने सख्ती से इनकार में गर्दन हिलाई। लेकिन क्यों डैड, क्यों? मुझे अच्छी तरह से मालूम है वो शख्स कौन है। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि वो शख्स कौन है जो मेरी जान लेने का तलबगार है। कौन है वो? प्लीज़ डैड, मुझे उसका नाम बताइए। बाप पर भरोसा करना सीखो बेटे। भाटिया के मुंह से गुर्राहट से निकली। अपने दुश्मनों का सर कलम करने की ताकत आज भी मेरी बूढ़ी हड्डियों में फौलाद बनकर दौड़ रही है। यानी आप मुझे उसका नाम नहीं बताएंगे? भाटिया का सपाट ले जा। नहीं, मैं जानता हूँ क्यों नहीं। मतलब? वो उन तीनों के अलावा कोई और है ही नहीं। वो कहता चला गया। ये बात मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको मार डालने की कोशिश करने के लिए वह तीनों हरामजादे हैं। आपका दिमाग ठीक दिशा में काम नहीं कर रहा है, इसलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। भाटिया का लहजा बर्फ की तरह सर्द हो गया। संजय कई पलों तक यूं ही भूत की तरह बैठा खाली खाली नज़रों से अपने बाप को घूरता रहा। एकाएक उसके जबड़े पुनः सख्ती के साथ भिज गए। चेहरे पर खिंचाव सा आ गया। वो एक झटके के साथ कुर्सी से उठा और कालीन को रौंदता हुआ जितनी तेज़ी से आया था उतनी ही तेज़ी से बाहर निकल गया। वो किस इरादे के साथ वहाँ से रुखसत हुआ था, ये बात भाटिया की पैनी नज़रों से छिप नहीं सकती थी। मगर क्या मजाल जो उसके चेहरे पर चिंता की भी एक भी लकीर हो। वो पट्ठा तो मुस्कुरा रहा था और काफ़ी निश्चिंत नज़र आ रहा था। उसके होठों पर नाचने वाली मुस्कान निरंतर गहरी और गहरी होती चली जा रही थी। कामदेव धूमन ने पंडारी की एक कॉल रिसीव की। जो कुछ पंडारी ने बताया उसे सुना और सुनते ही चेहरा कानों तक लाल हो गया। आंखों से लावा सा बह निकला और फिर चेहरे पर एक भयानक जलजला अंगड़ाइयाँ लेने लगा। रिसीवर रखने के बाद उसकी मिट्टियाँ सख्ती के साथ भीज गई। जबड़े उसके मसल्स रह रह के फूलने और पिचकने लगे। सांसों की रफ्तार तेज़ हो गई थी। उसने अपने खुरदरे चेहरे पर हाथ फेराया। खुद को सामान्य करने की कोशिश में एक सिगरेट सुलगाई और लंबे लंबे कस लेने लगा। जब हालत कुछ सुधरी तो दिलो दिमाग में सोचों का तूफान सा उमड़ पड़ा। कितनी ही देर वो सोचों की महासागर में डूबा रहा, फिर जाने क्या हुआ, उसकी अनायास ही उसकी आंखें भरती चली गईं। राखी। होठों से मानो शब्द ही नहीं, उसकी अपनी रूह की तड़प निकली थी। अब तक तो तू ज़रूर जान चुके होगे कि तेरे भोलेपन को जालिम समाज ने किस बेदर्दी से लूटा था। मगर क्या फ़ायदा, अब तो मैं तेरी कराह तक नहीं सुन सकता। तेरी पुकार, तेरी तड़प कुछ भी तो मेरे कानों तक नहीं पहुंच सकती। कितना बेबस, कितना लाचार हूँ मैं। तू देख रही है ना बहन। उसकी आंखें शून्य में जा टिकी थी। उंगलियों के बीच फंसी सिगरेट सुलगती जा रही थी। इससे पहले कि वह भावुक होकर अपनी अतीत की गंगा यमुना में डूब पाता, ऊपर तक सुलग आई सिगरेट की अग्नि ने उसकी उंगलियों को झुलसा दिया। दिमाग को तीव्र झटका लगा। वो सोचों की अंधर से उभरा और धीरे धीरे चेहरे पर किसी चट्टानी इरादे की चमक कौंधने लगी। उसने पूरी जल चुकी सिगरेट एस्ट्रे में मसली और नज़दीक रखे इंटरफॉर्म को उठाकर उसे अपने असिस्टेंट कुरैशी को तुरंत अपने चैम्बर में हाजिर होने का हुक्म दिया। कुरैशी लगभग फ़ौरन ही उसके चैम्बर में पहुंचा। कामदेव धूमन के चेहरे पर आज उसने एक अलग ही किस्म की खामोशी और गंभीरता महसूस की थी। मेरी बात गौर से सुनो कुरैशी। इससे पहले कि कुरैशी कुछ पूछता, कामदेव ने निहायत ही सपाट लहजे में कहा, जी सर। वो उत्परता से बोला,
मैं अभी और इसी वक्त ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। बाहर जाने का प्रोग्राम अचानक कैसे बन गया सर? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। लहजा वैसे ही सपाट। आपकी मर्ज़ी। जैसे कब वापस लौटेंगे? हो सकता है पूरा महीना लग जाए, हो सकता है पूरा साल हो जाए, और हो सकता है कि वापस ही ना आऊँ। ये आप क्या कह रहे हैं सर? अब कुरैशी चकित सा होकर कामदेव का चेहरा देखने लगा था। तुम्हें बताना मेरा कोई मकसद केवल इतना है तुम्हें बताने का मेरा मकसद केवल इतना है कुरैशी, कि मेरे पीछे यहाँ का सारा कारोबार ऐसे ही चलाना है जैसे मेरी मौजूदगी में चलता आया है। बोलो, कर सकोगे ये काम? वो तो ठीक है सर, लेकिन जवाब हाँ या ना में दो। हाँ सर। कश्मकश में फंसा कुरैशी बोला। बट सर, ये तो बता सकते हैं कि आप जा कहाँ रहे हैं? जहाँ से आया था, दिल्ली। हाँ, क्यों जा रहा हूँ ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं, क्योंकि वहाँ मेरे कुछ पर्सनल मामले फंसे हुए हैं। प्रोफेशनल मामलों को वहाँ पर कोई दखल नहीं है। यस सर। फिर भी? क्या फिर भी? किसी खास ज़रूरत के वक्त तो कांटेक्ट गलती से भी नहीं। चाहे यहाँ का कारोबार तबाह हो जाए या फिर मुंबई में प्रलय ही क्यों ना आ जाए, तुम्हें मुझसे दिल्ली में हरगिज़ भी कांटेक्ट नहीं करना है, समझे? जी सर। और सुनो, उसने चेतावनी सी दी। मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये बात कभी तुम्हारी ज़ुबान पर नहीं आनी चाहिए। नहीं आएगी सर। गुड, अब तुम जाओ। उसने अपनी रिस्ट वॉच को देखा। मैं शाम की फ़्लाइट से निकल जाऊंगा। हैरान कुरैशी उठा और मुड़ने के बाद वहाँ से चला गया। कामदेव ने पैकेट से निकाल कर एक और सिगरेट लगा ली। उसने अभी पहला कस ही लिया था कि एक नाम उसके झन्नाके की तरह उसके जहन में गूंजा, और वो नाम था अलका। पश्चिम बिहार दिल्ली में रहने वाली अलका भंसाली, उसकी पुरानी दोस्त, उसकी दीवानी। अपने लिए यह दीवानगी तो उसने ढेर सारी लड़कियों में देखी थी और महसूस की थी, खास तौर से उनमें से जो अपने खून की स्याही बनाकर उसे खत लिखा करती थी। लेकिन अलका की दीवानगी क्या वाकई उन सब के मुकाबले में सच्ची दीवानगी थी? उसे अलका के लेटर की याद आई। आने वाले सप्ताह की 10 तारीख को उसका जन्मदिन था। उसमें वो उसे हर हालत में बुलाना चाहती थी, लेकिन जानती थी कि वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि वह उससे प्यार ही नहीं करता था। इसके बावजूद अलका को अपनी तकदीर पर पूरा भरोसा था। उसने दावा किया था कि उसकी तकदीर कामदेव को किसी न किसी तरीके से उसकी मर्जी के खिलाफ उसे मुंबई से खींचकर दिल्ली ले आएगी। और सचमुच ऐसा ही होने जा रहा था। वक्त ने अचानक ही ऐसा पलटा खाया था कि न चाहते हुए भी वह दिल्ली खींचा चला जाने के लिए मजबूर हो गया था। वहाँ जहाँ अलका रहती थी, और उसकी अपनी छोटी बहन चांदनी, अपने नाम की तरह ही खूबसूरत, उजली और मासूम। बचपन से उसका एक ही ख्वाब, एक ही अरमान था, बहुत बड़ी साइंटिस्ट बनना चाहती थी। और उसकी यही बहन अलका की सहेली भी थी, पक्की जान से प्यारी। और रीतू, क्या वाकई कोई लड़की दुनिया में इतनी खूबसूरत हो सकती है? उसकी सोच भटकी तो भटकती चली गई। रीतू भी तो चांदनी की पक्की सहेली थी। रीतू, अलका और चांदनी, 3 अतरंग सहेलियां, 3 जिस्म एक जान। रीतू का ख्याल आते ही कामदेव की धड़कन अनायास ही तेज हो गई। किसी ने उसके अंदर से सवाल किया, क्या तू इसलिए कभी अलका के प्यार को कबूल नहीं कर पाया क्योंकि तेरे दिल के किसी कोने में रीतू बसी है? मगर अलका की पुकार उसे उसके पास खींचे ले जा रही थी। आखिर क्या माजरा था? क्या वो वाकई तकदीर का खेल था, या हकीकत कुछ और थी, कुछ ऐसी ही फिलहाल उसकी समझ से बाहर थी? कामदेव ने इस मामले में जितने भी गहराई से सोचा, उसका दिमाग उलझता चला गया। रॉक एंड रोल ऑटोवेज के पार्ट्स बनाने वाली दिल्ली की बड़ी कंसर्न हेड ऑफिस कालकाजी में कंपनी के 3 पार्टनर्स थे, अजय राज, रूपम दास और कर्णपाल। तीनों ही युवा, जोशीले, महत्वाकांक्षी और एक नंबर के खुराफाती। तीनों सगे भाई थे। सबसे बड़ा कर्ण, उसके बाद रूपम और फिर अजय। वो तीनों ही खुराफाती भाई इस वक्त कालकाजी स्थित अपनी कंपनी के हेड ऑफिस में मौजूद थे।
तीनों के हाथों में विस्की से भरे गिलास, सेंटर टेबल पर 2 प्लेटों में खाने का सामान। तो हमारा प्लान फ्लॉप हो गया। करणपाल ने अपने गिलास से एक घूंट भरने के बाद बड़े ही नर्वस भाव से सर हिलाया था। केवल फ्लॉप? रूपम दास ने मानो विस्की की जगह खून का घूंट पिया हो। अरे ये कहो बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ है। अजय राज ने पनीर का एक पीस मुंह में रखा। हमने प्लान ही इतना घटिया बनाया था, उसे फ्लॉप होना ही था। ये तो गनीमत रही, रूपम दास बोला। हमने पर्दे के पीछे रहकर उसे जमूरे की भाटिया के कत्ले की सुपारी दी थी, वरना उस जमूरे के साथ साथ आज हमें भी हवालात में एड़ियां रगड़ रहे होते हैं। बात अजय राज ने पूरी की। मुझसे तुम लोगों ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की उम्मीद कर रखी थी, करणपाल एकाएक भड़क कर बोला। जितनी हुई उससे थोड़ी कम की उम्मीद थी। करणपाल ने रूपम दास को खा जाने वाली नज़रों से घूरा। वो दूसरी तरफ देखने लगा। जो हो गया सो हो गया, अजय राज अपना जाम शिप करते हुए बोला। प्लान हम तीनों की रजामंदी से बना था, अब फेल हो ही गया है तो टांग खिंचाई करने से वो कामयाब तो नहीं हो जाएगा। करणपाल ने प्लेट से उठाकर 2-3 काजू अपने मुंह में फेंके, फिर उन दोनों को बारी बारी से देखता वो बोला, छोटा ठीक कह रहा है, जो हुआ उस पर खाक डालो। अजी ऐसे कैसे खाक पड़ जाएगी? रूपम दास तीव्र विरोध पूर्ण स्वर में बोला। क्या भाटिया इस बात को समझ नहीं गया होगा कि उस जमूरे को उसी कत्ले की सुपारी हमने ही दी होगी? मुझे नहीं लगता। वजह? अगर ऐसा होता तो वो अपना शक पुलिस पर ज़रूर जाहिर करता, और अगर उसने ऐसा कर दिया होता तो इस वक्त हम तीनों के यहाँ बैठे विस्की पीकर गम गलत नहीं कर रहे होते, बल्कि उस जमूरे की तरह हवालात की हवा खा रहे होते। बात तो दुरुस्त है बड़े भराता, लेकिन अटको मत। इस बात की क्या गारंटी है कि वो आगे भी चुप रहेगा? वो किसी भी समय हम पर शक जाहिर कर सकता है। अगर हमने उसे इतना समय दिया तो हमारी बेवकूफ़ी होगी। मतलब? रुपया ने चिहुक कर बड़े भाई की तरफ देखा। मैं समझ गया, अजय राज बोला। रूपम दास ने उसे घूरा। क्या समझ गया तू? बड़े भ्राता पिछली गलती को सुधारने के मूड में है। ये बात तू इतने दावे के साथ कैसे कह सकता है छोटे? बड़े भ्राते के इरादे बता रहे हैं कि इस बार ऐसा चक्कर चलाएंगे कि अपने भाटिया साहब घन चक्कर हुए बिना नहीं बच पाएंगे। क्यों बड़े भ्राता? वह करणपाल से मुखातिब हुआ। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तू बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहा है छोटे। करणपाल की आंखों में हिंसा के भाव धधक उठे। किसी की किस्मत बहुत ज़्यादा दिनों तक साथ उस पर मेहरबान नहीं रह सकती। बलदेव राज भाटिया को मरना ही होगा, उसे हर हालत में मरना होगा। आप क्या करना चाहते हैं बड़े भाई? अगर दीवारों के कान होने वाली मिसाल के बारे में मालूम नहीं होता तो मैं तुम दोनों को सब कुछ बता देता। मतलब इस बार जो कुछ करेंगे आप करेंगे अकेले? मेरे ख्याल से अब बातचीत का मुद्दा बदल जाना चाहिए। मुझे कोई एतराज़ नहीं। कोई सख्त एतराज़ है? अजय राज बोला। मुझे सख्त एतराज़ है, अजय राज बोला। रूपम दास ने उसे कड़ी नज़रों से घूरा। तुझे क्यों एतराज़ है? मैं आप दोनों को थोड़ी देर के लिए कहीं ले जाना चाहता हूँ। कहाँ? करणपाल से पहले रूपम दास ने सवाल किया। बाबा बैरागी के पास। वो कौन है? करणपाल ने पूछा। आप बाबा बैरागी को नहीं जानते? अजय राज ने यूं हैरानी से पलकें झपकाई जैसे बैरागी को न जानना आश्चर्य की बात थी। ये शायद उस बुढ़े आर्टिस्ट की बात कर रहा है, रूपम दास ने बताया, जो तस्वीर बनाने के लिए मामले में बदनाम है। बदनाम नहीं मंजले भराता, विख्यात है। अजय राज ने संशोधन किया। सारी दुनिया में विख्यात है, और साथ में अपने पागलपन के लिए भी। रूपम दास खींच कर बोला। अपनी सनक के लिए भी। लेकिन करणपाल उलझन में पड़ता हुआ बोला, उस आर्टिस्ट के पास तू हमें क्यों ले जाना चाहता है छोटे? आप दोनों की तस्वीरें बनवाने के लिए? इसे नशा हो गया बड़े भाई, रूपम दास बोला, या फिर इसका दिमाग हिल गया है। मैं
आपकी दोनों ही संभावनाएं सिरे से खारिज करता हूँ। तो फिर तू हमारी तस्वीर क्यों बनवाना चाहता है? क्योंकि अलका चाहती है। अलका? कर्णपाल चौंका। तेरी महबूबा? हाँ, अजय राज बोला। मगर छोटे। कर्णपाल का आश्चर्य कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अलका हमारी तस्वीरों का क्या करेगी? उसका कहना है कि हमारी मोहब्बत को यादगार बनाने के लिए वो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए सहेज कर रखेगी। हमारी मोहब्बत को? रूपम दास व्यंग से बोला। मतलब वो हम तीनों से मोहब्बत करती है, तीनों से शादी करेगी, द्रौपदी बनेगी? आप मेरा मतलब नहीं समझे, मजले भरा था। तो समझा ना। आपने शायद आज का अखबार नहीं पढ़ा। ऐसा अखबार में क्या छपा है जो मुझे पढ़ना चाहिए था? उसमें छपा है कि 2500 चित्र पूरे करते ही बैरागी आर्ट की दुनिया से संन्यास ले लेगा। ले ले, मेरी सेहत पर क्या फ़र्क पड़ता है? वह 2494 तस्वीरें बना चुका है, यानी अब केवल 6 तस्वीरें ही और बनाएगा। अबे तो बनाता रहे, तू मेरी खोपड़ी में दर्द क्यों कर रहा है? अलका चाहती है कि बैरागी जैसा दुनिया का मशहूर आर्टिस्ट बाकी की तस्वीरें सिर्फ उनकी बनाए जिनसे वो प्यार करती हैं। फिर वही बात, रूपम भड़क चुका था। अबे वो क्या द्रौपदी? प्यार सिर्फ उसे ही नहीं कहते, मजले भरा था, जो उसके और मेरे बीच है, बल्कि प्यार के अनेक रूप होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ भ्राताश्री कि अलका की होल लाइफ में अब उसे ऐसे केवल 6 शख्स हैं जो उसके अपने हैं, जिन्हें वो चाहती है। 3 उसके ससुराल वाले यानी हम, और 3 पिहरे वाले, उसके माँ बाप और खुद। वो सबकी तस्वीरें बनवाना चाहती हैं। यह भी घोर पागल है, और इसकी महबूबा भी। रूपम दास ने कर्णपाल की तरफ देखकर ऐलान किया। मेरी गारंटी है इन दोनों की होने वाली औलादें भी पागल होंगी। क्या बात कही है, मजले भराता ने फिर तो आप पागल के भाई के साथ ही साथ पागलों के ताऊ भी बन जाओगे। नो, कर्णपाल ठहाका लगाकर हंस पड़ा। रूपम दास दांत पीसने लगा। चल भाई रूपम, कर्णपाल रूपम दास से बोला, इसकी महबूबा की यही ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। मैं कहीं नहीं जाने वाला बड़े भाई। मुझे उस पागल आर्टिस्ट के सामने बुत बनकर खड़े रहने का कोई शौक नहीं है। आपको बुत बनकर खड़ा नहीं होना पड़ेगा मजले भैया। तो फिर क्या, हवा में देखकर मेरी पेंटिंग तैयार करेगा? बैरागी का नाम ऐसे ही सारी दुनिया में नहीं पूजता भरा था। खुश होकर अजय कहता चला गया। आप बस एक बार मेरे साथ चलकर उसे अपनी एक झलक दिखा दो। वो अपनी आंखों में इस तरह की तस्वीर बसा लेगा जैसे नाग के हथियारे की तस्वीर नागिन अपनी आंखों में बसा लेती है। उसके बाद वो उसे हूबहू अपने कैनवास पर उतार देगा। अलका का दावा है कि उसके हाथ से बनी अपनी तस्वीर को देखकर वो हम सब दंग रह जाएंगे। ऐसा क्या? रूपम अविश्वास भरे स्वर में बोला। कर्णपाल के चेहरे पर भी हैरानी के भाव आ गए थे। ऑफ कोर्स मजले भैया, अजय राज 2 गुना उत्साह से बोला। फिर तो वो कमाल का आर्टिस्ट हुआ, कर्णपाल के मुग्ध भाव से बोला। फिर तो हम ऐसे कमाल का आर्टिस्ट को देखने और उससे अपनी तस्वीर बनाने की ज़रूर जाएंगे। क्यों रूपम? आप कहते हैं तो जाना ही पड़ेगा बड़े भैया। खुशी की ज्यादती के कारण अजय राज ठुमके लगाने लगा था।